इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। बता दें आपको कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। तो इस वक्त की ये बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का 92 साल की उम्र में निधन हुआ है। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तबीयत बिगड़ने की वजह से, सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से उन्हें भर्ती किया गया था। तो बेहद दुखद ये खबर दिल्ली एम्स से ये खबर निकल कर आ रही है, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की 92 साल की उम्र में निधन की खबर आई है। इस बीच कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग थी उसको भी रद्द कर दिया गया है और दिल्ली के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता रवाना हो चुके हैं। तो इधर प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी भी थोड़ी देर में एम्स पहुंच रहे हैं। तमाम नेताओं का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एम्स प्रियंका गांधी पहुंच चुकी है और सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। तो 92 साल की उम्र में निधन हुआ है। असम से पहली बार राज्यसभा के सांसद बने थे 1991 में। 33 सालों तक राज्यसभा के सदस्य रहे और 2019 में राजस्थान से राज्यसभा के सांसद वो बने। तो बेहद दुखद ये खबर, बेहद बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत की राजनीति में। जिस तरह का उनका कद रहा, शख्सियत रही और जिस तरह की उनकी योग्यता रही, भले ही कांग्रेस के वो नेता थे लेकिन उनकी विद्वता को न सिर्फ विपक्ष बल्कि पूरे देश के लोग मानते थे। 92 साल की उम्र में उनका ये निधन आज हुआ है और बेहद दुखद ये खबर है। इसके पहले भी अस्पताल उनको ले जाया गया था। 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री वो रहे। आरबीआई के गवर्नर की भूमिका उन्होंने निभाई और कई भूमिकाओं में वो नजर आए। तो देश में आर्थिक तौर पर जो बड़े बदलाव हुए हैं, खासतौर पर जो व्यवसायीकरण हुआ है, जिस तरह से भारत में बदलाव की बयार जो शुरुआत हुई थी 90 के दौर में, उसके बाद से मनमोहन सिंह को उसका प्रमुख एक कारण माना जाता है कि महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी वैश्वीकरण के इस मामले में, भारत को आगे बढ़ाने के मामले में। और आज ये खबर आई है, बेहद दुखद ये खबर। तो एक ऐसे राजनेता जिन्होंने राजनीति के इतर जाकर अपने काम के जरिए अपनी पहचान बनाई है और ना सिर्फ पक्ष विपक्ष बल्कि देश के तमाम लोग जो उनकी योग्यता को समझते जानते रहे हैं, वो उनकी तारीफ अक्सर करते रहे हैं। 2009 में भी जब रिसेशन आया था पूरी दुनिया में, उस वक्त भी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती से उन्होंने संभाले रखा और कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने भारत को आगे बढ़ाने की दिशा में आर्थिक तौर पर मजबूत कदम उठाए। निधन हो जाना देश के लिए एक बड़ी क्षति है, राजनीतिक क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्षति है। राजनीति में एक ऐसा शून्य जिसकी भरपाई करना बेहद मुश्किल है। और इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयप्रकाश जी, कांग्रेस से पूर्व सांसद रह चुके हैं जयप्रकाश जी और वरिष्ठ नेता के तौर पर इनकी पहचान है। जयप्रकाश जी, बेहद दुखद ये खबर आई है, कैसे याद करेंगे उन्हें? सांसद हूँ, अभी मैं सांसद हूँ। बहुत दुख की बात है कि जब देश आर्थिक तौर से बहुत कमजोर हो गया था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के जो आर्थिक सुधार रहे उनको लेकर के आज तक देश आगे बढ़ा है। एक बहुत महान अर्थशास्त्री, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर जिन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए आर्थिक तौर से देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, हमारे बीच में चले गए। बहुत बड़ी हानि है हम के लिए भी, हमारी पार्टी के लिए भी और देश के लिए भी।
बिल्कुल जयप्रकाश जी, इसके अलावा कोई उनके साथ ऐसा वक्त जो आपको याद हो, जो जब आपकी कोई मुलाकात हुई हो या कोई ऐसा कोई पल रहा हो जिसको आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, मुझे तो याद है कि मैं मेंबर पार्लियामेंट था, तो देश में बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ढीली हो गई थी। अमेरिका जैसे देश हिल गए थे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006-07 में जिस तरीके से इस देश को आगे बढ़ाया, ये बहुत ही बड़ा विषय था उस वक्त का। और हमारे तो प्रधानमंत्री भी रहे, नेता भी रहे। बिल्कुल, उदारीकरण के लिए भी उनकी एक अलग छवि रही है। भारत के उदारीकरण में 1991 में जो वित्त मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त भी एक उनकी अलग छाप थी। बिल्कुल, बताया ना कि आधुनिक है तो उसके ऊपर चल रहा है देश। आज के संदर्भ में आज के जो राजनेता है और उस वक्त के उनकी जो एक राजनीति थी, उनका जो तरीका था, कितना अंतर महसूस करते हैं? बहुत ज्यादा। एक तो वो प्रधानमंत्री, वो एक मुख्य सेवक के रूप में इस देश में काम करते थे। कभी उन्होंने इस तरीके से ये दिखाने का प्रयास नहीं किया कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। आज तो नेता लोग ये दिखाते हैं कि मैं हूं जो कुछ भी हूं। तो बड़ा फर्क था। वो सादा जीवन था, बहुत सरल जीवन था। बिल्कुल जयप्रकाश जी, और कोई ऐसा कोई राजनीतिक पहलू जो आप याद कर रहे हो उनके साथ बिताया हुआ, कोई ऐसा लम्हा? जयप्रकाश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो जी जयप्रकाश जी, मेरा ये कहना था आपसे कि कोई ऐसा राजनीतिक लम्हा जो आप याद कर रहे हो कि किस तरह से बाकी नेताओं से उनको ये जो बातें थी वो अलग बनाती है, उनकी शख्सियत की या उनकी राजनीतिक कौशल की? सरल जीवन था और अपना सारा जीवन एक शिक्षक के रूप में, एक सुधारक के रूप में, एक आर्थिक योद्धा के रूप में उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग व्यतीत किया। आज पूरा देश उनके इस काम को कभी नहीं भूलेगा। जय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद कांग्रेस, जुड़ चुके हैं। प्रताप भानु जी, बेहद दुखद ये खबर आई है, किस तरह से उनको आप आज याद कर रहे हैं, श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं? खबर तो अभी अभी आई है, हमने भी सुनी और मालूम पड़ गया था सोशल मीडिया से। हमने एक दुनिया के ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री को खो दिया। उनके 10 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो आर्थिक प्रगति हुई, बजट बनाने में अनुशासन रहा और हमारे ऊपर विदेशी कर्जे का भार नहीं बढ़ा, हर तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया अपनी कुशलता से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से। उसे देश हमेशा याद रखेगा। एक ईमानदार, कर्मठ और सहज स्वभाव के प्रधानमंत्री को, व्यक्ति को, नेता को हमने खो दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है। जाना तो सबको है, परंतु उनके कार्य, उनके योगदान भारत की प्रगति में, विकास में, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में, उदारीकरण की नीतियों को प्रभावी तरीके से वित्त मंत्री के रूप में और फिर प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश में निष्पक्ष भाव से, वो ये नहीं देखते थे कौन किस राजनीति का है, किस राज्य में किसकी सरकार है। जो भी नीति भारत सरकार की होती थी, उसे निष्पक्ष भाव से सभी राज्यों को उसका लाभ मिलता था। पूरे राष्ट्र को एक समग्र, एक अखंड भारत के रूप में वो हमेशा एक ही नजर से देखते थे। उनको हमेशा हम याद रखेंगे। मैं अपनी ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और देश को दिए गए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल। आपका कोई ऐसा लम्हा आपको याद हो, कोई आपकी मुलाकात या कोई ऐसा उनका निर्णय जिस वक्त आप उनके सामने मौजूद हो, कोई उनके साथ भेंट मुलाकात ऐसी हुई हो? हाँ, 2-3 बार हुई हमारी मुलाकात। एक बार तो जब मैं सचिव था AICC का जी, तो मेरे को
सोनिया गांधी जी ने जो हमारी अध्यक्ष उस समय पार्टी की थी, उन्होंने भेजा था कुछ जो एआईसीसी का अधिवेशन हो रहा था उसमें आर्थिक प्रस्ताव पर कुछ मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, तो मुझे उनके घर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समय वो वित्त मंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं थे देश के जी। मैं जब की बात कर रहा हूँ। और बड़ी विनम्रता से उन्होंने ड्राइंग रूम में बिठाला, सब चर्चाएं करी। वो पॉइंट बड़े पिन पॉइंटेड बात करते थे, कम बोलते थे कि किन मुद्दों पे आप मुझसे चर्चा करना चाहते हैं। मैंने बताया कि ये महंगाई की जो मार हो रही है, लोग चर्चा कर रहे हैं महंगाई पर कैसे कंट्रोल करें, किसी भी आवश्यक वस्तु के शॉर्टेज को कैसे कंट्रोल करें। इसमें मैं चाहता था कुछ आपके विचार बने, तो हम एआईसीसी से उसको सर्कुलेट करना चाहते हैं, एक नोट बनाकर कार्य करता हूं मैं। उन्होंने अपने बिंदुवार बातें समझाई थी, तो वो तो ज्ञान के भंडार थे, इसीलिए उनको विश्व ख्याति प्राप्त या विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कहा। ओबामा ने भी यही बात कही थी, राष्ट्रपति अमेरिका ने, कि वो तो विश्व के ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री हैं भारत के प्रधानमंत्री। ये कितने गर्व की बात है, अमेरिका देश का राष्ट्रपति है जितने सम्मान से हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो अब स्वर्गीय हैं मनमोहन सिंह जी के बारे में ये विचार रखते हैं। हम सब श्रद्धावनत है, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उन्हें, और राष्ट्र उनके योगदान को कभी भूला ना पाएगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जिस तरह से उनके जो निर्णय हैं वो बहुत बड़े निर्णय हैं, और जिस तरह से उन्होंने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है, भूमिका निभाई है, वो अतुल्य है। लेकिन कुछ ऐसे जो निर्णय हैं मैं उन पर भी आपसे बात करना चाहता हूं। खासतौर पर जब उदारीकरण शुरू हो रहा था उस वक्त भारत की जो स्थिति थी बहुत मजबूत नहीं थी, और अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई थी, और विदेशों से मुद्रा भंडार जो आता है वो भी खाली था उस समय उदारीकरण के लिए मंजूरी दी गई, और देश पर जो भारी कर्ज था उस दबाव में भी उन्होंने ये निर्णय लिया कि उदारीकरण करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कंपनियों के लिए रास्ता खोलना चाहिए। ये उनका बहुत बड़ा निर्णय था। उन्होंने उस कठिनाई की परिस्थिति में देश के वित्त मंत्री के रूप में भार संभाला था, जब हम विदेशी डेट से, उधारी से दबे हुए थे। हमारा पर कैपिटा इनकम भी कम था, और साथ ही साथ बड़ी चुनौतियां आर्थिक दृष्टि से कठिनाई के दौर से उनको मिली थी। और उदारीकरण का निर्णय करके एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिया, पूरे भारत को दुनिया के बाजार के लिए खोल दिया, और भारत के रुपए और डॉलर के जो एक्सचेंज रेट है उसको भी कन्वर्टेबल कर दिया था, कि बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से उसमें उसका वैल्यूएशन और कम ज्यादा होता रहता था हर महीने, हर साल में। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का ही फैसला था। और उसमें देखा आज रुपया गिर के 85 रुपये का $1 हो गया है। मनमोहन सिंह जी की ये योग्यता थी कि उन्होंने इसको 50 के आसपास ही रखा उस दौरान में, उसे 50-55 के आगे नहीं, रुपए को गिरने नहीं दिया, और एक अच्छी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में उन्होंने रुपए को मजबूती दी। और साथ ही साथ कई देशों से रूपी पेमेंट में व्यापार उन्होंने शुरू किया था। रशिया हो, यूक्रेन हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, इराक हो, हमारे पड़ोसी देश नेपाल हो, बांग्लादेश हो, हमारा श्रीलंका हो, रुपए को इतना पावरफुल या इतना एक्सेप्टेबल बना दिया था कि रूपी पेमेंट में हमारा व्यापार इन पड़ोसी राष्ट्रों से शुरू हो गया था। और यदि ईरान, इराक और रशिया से भी रूपी ट्रेडिंग हुआ था तो इसका श्रेय भी मनमोहन सिंह। मैं कुछ और जोड़ना चाह रहा हूँ भानु प्रताप जी, जिस तरह से ये जो बात हुई, आपने व्यापार की बात की, मुझे मनरेगा की भी याद आ रही थी कि जब मनरेगा को उन्होंने स्वीकृति दी और 100 दिनों का जो रोजगार है वो गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए सुनिश्चित किया। ये बहुत बड़ी बात थी मनरेगा, ये उन्हीं की देन थी, उन्हीं के प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ था। पहले फूड फॉर वर्क 100 दिन का प्रोग्राम चलता था, परंतु उन्होंने उसे बढ़ाकर 180 दिन किया, और मिनिमम वेज जो 60-70 के आसपास होते थे 140-150 तक मनरेगा के ले गए वो रेट, जो आज और ज्यादा बढ़ गए हैं, 250 के करीब हो गए, 300 करीब हो गए मनरेगा। तो इतनी बड़ी एक ऐसी रोजगार का साधन ग्रामीण लेबर को
ग्रामीण नौजवानों को उन्होंने दिया मनरेगा के माध्यम से कि उन्हें रोजगार मिला, और उस रोजगार के मिलने के इस मनरेगा के अंतर्गत जो एसेट्स का सृजन हुआ, जो वहां पर कहीं तालाब हो गए, कहीं सिंचाई की योजनाएं बन गई, कहीं पक्के रोड बन गए, जो उसमें अर्थवर्क हुआ। उन्होंने मशीनों के उपयोग को बंद किया था। उन्होंने कहा था ये मैन पावर से ही मनरेगा चलाएंगे जिससे रोजगार का सृजन हो, और वहां के गांव के एसेट्स, वहां की जो पूर्ति है, वो चाहे वो पंचायत भवन हो, सड़क हो, तालाब हो, सिंचाई योजना, वो मनरेगा के अंतर्गत जो आज एसेट्स बने हैं, वो बहुत बड़ी बात है। आरटीई का भी जो राइट था उनकी वजह से ही मिल पाया है, राइट टू एजुकेशन। शायद इस वजह से बहुत से जो बच्चे जो पढ़ाई से शायद वंचित रह जाते हैं अगर ये राइट टू एजुकेशन नहीं होता। सिक्योरिटी बिल, ये ऐसे क्रांतिकारी निर्णय उन्होंने बिल्कुल लिबरल नजरिए से दिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने संविधान के दायरे में रहते हुए अपने पूरे 10 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल को किया, और एक से एक अभिनव चीजें, अभिनव कानून उन्होंने बना के दिए। इसलिए आज हम याद करते हैं कि गरीबों के भी वो मसीहा थे, निहायत ईमानदार प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल के कार्यकाल को हमने देखा। कम बोलते थे, और उसमें कम बोलने में ही उनकी प्रतिभा छिपी हुई रहती थी, उस सब्जेक्ट में बोलते थे। आज के नेताओं जैसे शान बघारने वाले नहीं थे, वो झूठ बोल रहे हैं, कहीं कुछ कह रहे हैं, कहीं देश को गुमराह कर रहे हैं। वो बहुत सटीक, जरूरत की सब्जेक्ट के ऊपर, जरूरत पर उतने ही बोलते थे। ये उनकी विशेषता थी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर उनका आज इस तरह से निधन हो जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रताप भानु जी, अपनी संवेदनाएं हमारे साथ साझा करने के लिए। और इस बीच हमारे साथ सांसद संतोष पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं। संतोष पांडे जी, जिस तरह से ये खबर आई है राजनीतिक गलियारों में, बेहद दुख है इस बात को लेकर। किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री को आप अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते, कैसे उन्हें याद करते हैं? जी, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी के आज दुखद समाचार हम सबको प्राप्त हुआ। ऐसे सरल, सहज हृदय के और बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व के धनी थे। आरबीआई वित्त मंत्री रहे, और जब ये वित्त मंत्री थे उसी समय उदारीकरण की शुरुआत हुई। बहुत ही कम बोलने वाले, होश बोलने वाले। आज मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश ने एक ऐसे व्यक्ति को खो दिया, इसकी कभी हमेशा पूरे देश को खलती रहेगी। बिल्कुल। किस तरह से उनका कोई आपके साथ कोई ऐसा वक्त गुजारा हुआ आपको याद हो, जब कोई मुलाकात हुई हो, कोई बात हुई हो, किसी काम के लिए आप उनके पास गए हो, किसी काम को लेकर स्वीकृति लेनी हो उनसे? जी, मुझे तो ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हुआ, किंतु जैसा हमने देखा है उनको, जैसा उनको सुना है प्रधानमंत्री के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में, वास्तव में उनकी जो सरलता और सहजता थी सुनने की, कम बोलने की, सुनना कम बोलना, ठोस बोलना, ये उनसे देश सीखेगा। बिल्कुल। उनके कोई ऐसे 2 से 3 काम जो आपको याद हो, जो लगता है आपको कि वाकई में भारत के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए हैं? अब ऐसा है, मैं कहूं कि जब वे वित्त मंत्री थे तो उन्होंने एक प्रकार से गरीबों के लिए जो उदारीकरण की शुरुआत की है, अपने आप में पर्याप्त है। जी, राइट टू एजुकेशन का भी उनका एक बहुत बड़ा एक जी उन्होंने शुरुआत किया था, इसको भी हम इसमें जोड़ते हैं। बराबर, आपने ठीक कहा। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, हर किसी के लिए एक बड़ी क्षति है, क्योंकि देश की क्षति है। ये जो योगदान उनका देश के लिए रहा है वो अतुलनीय रहा है, और इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। 92 साल की उम्र में दिल्ली एम्स में अंतिम सांस उन्होंने ली है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। 33 साल तक वो सांसद रहे। असम से पहली बार वो सांसद बने। 1991 में वित्त मंत्री नरसिम्हा राव सरकार में थे, और उस वक्त उदारीकरण जो नीति थी उसको लाने में वो कामयाब रहे। साथ साथ उन्होंने
विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने की कोशिश की, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो बड़े सुधार थे उस दिशा में कदम उठाया, सूचना प्रौद्योगिकी टेलीकॉम सेक्टर के लिए रास्ते खोले, इंटरनेट की सेवाएं लोगों तक पहुंचाई, मोबाइल फोन्स की शुरुआत उस वक्त हो पाई, कंप्यूटर क्रांति 1990 के बाद से आ पाई। उसका एक बड़ा कारण मनमोहन सिंह जी ही थे। और जिस तरह से हम बता ही रहे थे कि रोजगार गारंटी यानी कि मनरेगा को लेकर 2006 में जो बहुत बड़ा कदम उठाया गया, ग्रामीण भारत में गरीब परिवारों के लिए 100 दिनों के लिए रोजगार सुनिश्चित करना, ये जो कदम था ये ऐतिहासिक कदम था, जिसकी वजह से भी उनकी एक अलग पहचान है और इसलिए भी उनको जाना जाता है। परमाणु समझौते और ऊर्जा क्षेत्र में 2008 में भारत अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ था, उसके जो प्रमुख जो नेतृत्व करता थे या जो भूमिका थी उनकी ही थी और उनकी वजह से ही ये जो ऊर्जा समझौता है वो हो पाया था। भारत को संविलियन परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना जाता है, जिसकी वजह से ही भारत आज परमाणु संपन्न देश हो पा रहा है और मजबूत हुआ है पहले से। और जाहिर सी बात है वैश्विक स्तर पर भारत की जो धाक है वो कहीं ना कहीं उनके कुछ निर्णयों की वजह से भी रही है, जो ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हैं। 2009 का भी वो दौर अगर आप याद करें तो रिसेशन का वक्त था, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में लोग नौकरियां खो रहे थे, इकोनॉमी पूरी तरीके से धराशायी हो रही थी, लेकिन 2009 में बावजूद इसके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती से उन्होंने संभाले रखा, ठोस निर्णय लिए, मजबूत निर्णय लिए और इस तरह से भारत की अर्थव्यवस्था को चलाया कि आम लोगों को कोई दिक्कतें उतनी ज़्यादा महसूस नहीं हुई और रोजगार पर उतना असर नहीं पड़ा। और आज इसलिए भी उनको याद किया जाता है क्योंकि आरटी का जो नियम है, आरटी कानून जो है, राइट टू एजुकेशन, उसको लागू उन्होंने किया था। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा की जो गारंटी है वो उनके द्वारा ही दी गई थी। व्यक्तित्व और उनका जो योगदान है वो बहुत ही खास हो जाता है क्योंकि वो कम बोलते थे। जैसे अभी हमारे साथ जो वक्ता जुड़े थे, चाहे वो पूर्व सांसद हो कांग्रेस के प्रताप भानु शर्मा जी हो, जयप्रकाश जी हो जो सांसद है मौजूदा, या फिर सांसद संतोष पांडे जी हो, उनसे जब हमने अभी बात की तो उन्होंने भी यही बातें कही है कि देखिए उनका जो व्यक्तित्व था बहुत ही सौम्य था, शालीन था, बहुत ही नपे तुले शब्दों में वो अपनी बात रखते थे। 33 साल का राज्यसभा का उनका जो करियर था उसमें भी उन्होंने सम्मान हासिल किया। और चाहे वो विपक्ष के नेता हो, वित्तीय स्थिति पर आपने देखा होगा 2014 में वित्त मंत्री रहते हुए कई वित्त मंत्रियों ने जाकर उनसे सलाह मशवरा किया था भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर। और कई मर्तबा ऐसी जो बातें आती है वित्तीय स्थिति को लेकर तब उनका नाम लिया जाता है, जब चुनौतियां बड़ी हो जाती है देश के सामने वित्तीय स्थितियों को लेकर, तब उनके कार्यकाल को याद किया जाता है कि आखिरकार उस वक्त उन्होंने किस तरह से चीज़ों को डील किया था। हालांकि कई बार इस बात को लेकर राजनीति भी भरपूर होती है, लेकिन राजनीति से इतर ये जो दिन है आज का, जब उनका निधन हो चुका है, हर कोई उनकी जो उपलब्धियां है, देश के लिए जो योगदान है, उसको याद करके आंखें नम कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है हर कोई। सोशल मीडिया पर भी तमाम दिग्गजों ने अपनी अपनी तरफ से उनके इस निधन की खबर के बाद शोक संवेदनाएं व्यक्त की है और कई नेता दिग्गज एम्स भी लगातार पहुंच रहे हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करते हुए उनको संवेदनाएं अपनी व्यक्त की है। आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने कुछ तस्वीरें उनके साथ साझा की है और ये तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने एक पोस्ट लिखा है जिसमें उनके साथ जो वक्त उन्होंने गुजारा है उसको याद किया है उन्होंने, और उसमें उन्होंने उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए संवेदनाएं व्यक्त की। तो देखिए, चाहे आम हो चाहे खास हो, ये वक्त ऐसा है कि हर कोई उनको अब याद कर रहा है और पीएम ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। तो तमाम जितने भी राजनीतिक गलियारों के लोग हैं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी एक तस्वीर साझा की है और उन्होंने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है और उन्होंने भी उनके साथ तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि देश आपका आभारी रहेगा सर, इतिहास आपके योगदान से सदैव परिपूर्ण रहेगा। एक महान राष्ट्रकर्मी आज जीवन के अंतिम सफर पर हम सबसे विदा हो गए हैं। उनके व्यक्तित्व, योगदान और तेज सेवा के लिए शब्द कम हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का निधन बड़ी क्षति है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, ओम शांति। तो ये तस्वीर उनके साथ शेयर करते हुए, साझा करते हुए उन्होंने ये संवेदनाएं व्यक्त की है। और बेलगावी में जो CWC की बैठक हो रही थी, वहां से नेता निकल चुके हैं दिल्ली के लिए और सभी वहां से अब आगे बढ़ रहे हैं। अब कार्यक्रम वहां का किस तरह से होगा
ये फिलहाल अभी तय नहीं है, लेकिन जानकारी जो आ रही है शुरुआती दौर पर वो हम आपको बता रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर अब लगातार आम और खास हर कोई अपने अपने तरीके से उनको याद कर रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। तो देश के लिए अपूरणीय क्षति, 92 साल की उम्र में अंतिम सांस एम्स में उन्होंने ली है। उनका जो वित्तीय प्रबंधन था, जिस तरह से वर्ल्ड बैंक में भी उन्होंने काम किया, जिस तरह से उन्होंने देश में वित्त मंत्री के तौर पर अपनी भूमिका निभाई, प्रधानमंत्री के तौर पर भूमिका निभाई, तो तमाम उनकी जो भूमिकाएं थी, राज्यसभा के सांसद हो, वो अपने आप में अद्भुत रहा है। कम बोलते हुए, अपने काम में लगते हुए, सम्मानजनक तरीके से उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन जिया और इसलिए भी उनकी एक अलग छवि है। जिस तरह से उनको इसलिए भी याद किया जाता है, कई बार हालांकि क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा, लेकिन ये लगातार हम तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं वो सोशल मीडिया पर जो लगातार भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। पीएम मोदी से लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और अन्य कई दिग्गज नेता लगातार सोशल मीडिया पर अब अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। तो देखिए, विपक्ष में भी उनका उतना ही सम्मान था जितना पक्ष में था, और शायद ये उनका कामकाज था, उनकी जीवन शैली थी, उनका व्यवहार था, उनका स्वभाव था, उनका व्यक्तित्व था, जो कि इस कद तक उनको लेकर गया कि विपक्ष के नेता भी उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते रहे, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार रखा और उनकी जो योग्यता थी, उनकी जो काबिलियत थी, उसको स्वीकार किया। स्वीकार उनको करना पड़ा क्योंकि जिस तरह के बड़े बदलाव वो लेकर आए, जिस तरह का विजन वो लेकर आए देश के लिए, वो आज भी हमारे देश के लिए मील का पत्थर साबित होता है। चाहे वो बैंकिंग हो, इंटरनेट हो, कंप्यूटर सेवा हो, या फिर मोबाइल क्रांति हो, या बच्चों की पढ़ाई हो, या अन्य कोई सेक्टर हो, हर जगह उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान, अपने राजनीतिक जीवन के दौरान बड़े बदलाव किए हैं। समाज के निचले स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश की है और मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की है। और शायद ये भी उनके कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि है कि चाहे मनरेगा हो, राइट टू एजुकेशन हो, ये ऐसे बड़े बदलाव थे जो कि समाज के लिए और भारत के लिए बहुत ही बड़े और बहुत ही जरूरी बदलाव थे। भारत उस वक्त प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा था। आर्थिक स्थिति भारत की उतनी मजबूत नहीं थी, खजाने खाली थे और कर्ज का भार लगातार बढ़ रहा था। लेकिन ऐसी स्थिति में उन्होंने भारत को इस मुसीबत से बाहर निकाला और बड़े फैसले लिए बतौर वित्त मंत्री भी, और जब प्रधानमंत्री बने उस वक्त भी देश को उन्होंने मजबूती के साथ आगे बढ़ाया और वैश्विक स्तर पर भी उनका जो नाम है उसका डंका बजता रहा है। चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति हो उस वक्त के बराक ओबामा, या फिर मौजूदा वक्त के हो, तमाम लोगों ने उनकी प्रशंसा की है और वैश्विक स्तर पर जो उनका काम था वो दिख रहा था। जिस तरह से उनकी राजनीति करने का एक जो तरीका था, जो नज़रिया था, वो अन्य से बहुत अलग था, बाकी राजनीतिक दलों से, राजनेताओं से अलग था और शायद इसलिए भी उनका जो सम्मान है वो और बढ़ जाता है, उनका कद और बढ़ जाता है। और इसीलिए लगातार सोशल मीडिया पर एक तरीके से बाढ़ सी आ गई है संवेदनाओं की। हर आम और खास, चाहे वो छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, फिल्मी सितारा हो, आम आदमी हो, हर किसी ने उनके लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। तो विश्व पटल पर आर्थिक शक्ति के तौर पर भारत को एक जो पहचान दिलाई है, एक जो मौजूदगी दर्ज कराई थी वैश्विक पटल पर, उसमें एक नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का हमेशा से लिया जाता रहा है और आगे भी लिया जाता रहेगा। तो ये कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। तो एक दौर वो भी था जब राजनीति जब होती थी तो साथ साथ संवाद भी होता था और संवाद के साथ साथ सम्मान भी होता था और एक दूसरे के साथ मेल मुलाकात भी होता था। उसी वक्त की ये तस्वीरें हैं। उद्देश्य
देश को आगे बढ़ाना होता था, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। और जो सौहार्द है वो इन तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं किस तरह का सौहार्द, किस तरह का वातावरण उस समय राजनीति में हुआ करता था। एक सुचिता की जो राजनीति कहते हैं वो इन तस्वीरों के जरिए समझी जा सकती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री अब हमारे बीच नहीं रहे। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ और 10 सालों तक देश के वो प्रधानमंत्री रहे। 33 सालों तक सांसद रहे राज्यसभा से। साथ ही एक लंबा राजनीतिक करियर तो था ही था, लेकिन बतौर आर्थिक तौर पर जो भारत में बदलाव हुए हैं, आर्थिक जनक के तौर पर उनकी एक पहचान है कि आर्थिक जो हमारे देश में जितनी उन्नति दिखाई देती है उसका एक बड़ा कारण था डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि उनके समय में उदारीकरण की जो नीति थी, जब वो वित्त मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त ये उदारीकरण की नीति वो लेकर आए और नरसिम्हा राव सरकार में वो वित्त मंत्री की भूमिका निभा रहे थे। और इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिसकी वजह से आज देश आगे बढ़ पाया है। चाहे वो बैंकिंग का सेक्टर हो, चाहे सूचना प्रौद्योगिकी का सेक्टर हो, भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो बड़े बदलाव हो, परमाणु समझौता हो अमेरिका के साथ, ये तमाम बड़े फैसले उनके दौर में लिए गए। राइट टू एजुकेशन या मनरेगा जैसी योजना, ये उनकी सोच थी या उनकी तरफ से जो कोशिशें की गई थी उसका ही परिणाम है। आरटीआई का भी कानून आपको याद होगा। आरटीआई का भी कानून उनके ही दौर में इसे लागू किया गया। 100 दिनों तक रोजगार गारंटी देने की बात हो, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर भी वो रह चुके, देश के वित्त मंत्री, देश के प्रधानमंत्री। और पूरा राजनीतिक जीवन अगर उनका देखे, छोड़ता है कम बोलना, कम शब्दों में बात करना, सधे हुए अंदाज में रहना और जब जरूरत की बात हो तो बोलना। प्रधानमंत्री पद की जो एक गरिमा है उसको उन्होंने ये बताया, दिखाया कि प्रधानमंत्री पद कम बात करके, काम ज्यादा करके अपने आप को उन्होंने एक इस तरह का प्रधानमंत्री बनाया। हालांकि जब राजनेता उनसे मिलते थे किसी प्रस्ताव को लेकर तो उतने ही सहज अंदाज में उनसे वो बात करते। राइट टू फूड का जो अधिकार है वो भी उनकी ही देन है। तो ये कुछ वो तस्वीरें हैं जिनको हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो देखिए, मनमोहन सिंह होना आसान नहीं रहा, इस तरह के कद तक पहुंचना आसान नहीं रहा। लीग से हटकर उन्होंने अपनी एक शख्सियत बनाई और आज सभी नम आंखों से उनको विदाई दे रहे हैं। तो संवेदनाओं का दौर भी लगातार जारी है। सोशल मीडिया पर भी लगातार संवेदनाएं प्रेषित की जा रही है। पंजाब विश्वविद्यालय से पढ़ाई अपनी की, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, पीएचडी की पढ़ाई की, ऑक्सफोर्ड में डीफिल किया, बतौर इकोनॉमिस्ट के तौर पर, बतौर प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाया भी। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बतौर प्रोफेसर पढ़ाया भी। वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर भी भूमिका निभाई। योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, रिजर्व बैंक के गवर्नर, अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष वो रहे। तो 1987 में पद्म विभूषण का सम्मान भी उनको मिला। To the country should always be indebted to him. मैं एक छोटा सा 1 मिनट ले लूंगा।
तो राजीव शुक्ला को सुन रहे थे आप, राज्यसभा के सांसद हैं और उन्होंने ये कहा कि उनका जो योगदान है वो भारत में हमेशा याद किया जाएगा, अतुलनीय उनका योगदान है। तो एक बड़ी क्षति हुई है, देश को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो हर कोई अपनी तरीके से संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है, लेकिन संवेदनाओं से ज़्यादा आम लोगों के जीवन में जो बदलाव आए हैं, वो जब बदलाव महसूस किए जाते हैं तो शायद जिन लोगों के जीवन में बदलाव आया है वो भी इस बात को ज़रूर स्वीकार करते होंगे कि शायद अगर ये योजनाएं ना होती तो उनके लिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता कि किस तरह से उनका रोज़गार, शिक्षा, राइट टू एजुकेशन या फिर सूचना का अधिकार, राइट टू फूड, ये जो चीज़ें हुई है वो एक बड़ा बदलाव है। चाहे आज हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, बैंकिंग इस्तेमाल कर रहे हो, इन तमाम जो कारण रहे हैं, जो तमाम जो बड़े फैसले रहे हैं, उनके पीछे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनकी भूमिका रही है। तो आम आदमी को समझते हुए उन्होंने ये तमाम बड़े बदलाव देश में लाए। छोटे से छोटा इंसान भी अगर उनके घर पर मिलने जाता था तो उसको गाड़ी तक बिठाकर आने का, ऐसा उनका व्यक्तित्व था, ऐसी उनकी सोच थी। और हमेशा परमात्मा के डर में रहना और देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। हम सबको याद है कि पार्लियामेंट के अंदर जब उनके परिवार के ऊपर दोष लगाए और कहा गया कि उनके बेटे ने ऐसे ऐसे गलत काम किए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जवाब नहीं दिए। बहुत साल बाद जब मीडिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दुनिया को अपने आप सच पता चल जाएगा कि मेरा बेटा नहीं है। ऐसी सोच थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की। वो एक इंस्टीट्यूशन से बड़े थे। वो देश के लिए एक ऐसी क्रांति लेकर आए हैं कि पूरा देश हमेशा उन्हें याद रखेगा। और आज हम सब लोग बहुत नम आंखों से सोनिया गांधी को वो नए नए में जो एक्सपीरियंस है पीवी नरसिम्हा के साथ काम करा, सो फाइनेंस एक्सपर्ट है, उनको बनाए और देश को आगे चलाने के वास्ते 10 साल रेवोल्यूशन, देश की प्रगति और इकोनॉमिक कंडीशन भी बढ़ा दिया स्वाद में। आज कांग्रेस को बहुत बड़ा लॉस है। उनकी एक्सपीरियंस आज राहुल गांधी की जरूरत थी। ऐसे टाइप बहुत फील हो रहा। और 2008 में मेरे को कैबिनेट में लेने वाले थे, वेरियस रीजन उनको इच्छा था मेरे को सोनिया गांधी बोलने के बाद भी। सोनिया गांधी हैज रिक्वेस्टेड यू वांट टू टेक, बट फाइनली वेरियस रीजन मैं नहीं बना। मगर उनका प्यार मोहब्बत कभी भी मिले। वो मेरे ख्याल में देश के पहले प्रधानमंत्री थे जो इकोनॉमिस्ट, और उनकी छाप पूरी दुनिया में पड़ी। उनके इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, जिससे हिंदुस्तान का इकोनॉमिक नक्शा ही बदल गया। आज उनके क्रिटिक भी उनकी तारीफ करते हैं। हमें दोनों को इकट्ठे काम करने का मौका एज कुलीग भी मिला 91 से 96 तक। नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में हम दोनों कैबिनेट मिनिस्टर थे। वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, मैं सिविल एविएशन, टूरिज्म और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हमारे रहे आपस। मुझे याद है कि 93-94 में एज सिविल एविएशन मिनिस्टर जब मैं उसको प्राइवेट एयरलाइन को भी अलाउ करना चाहता था तो मैं उनके पास बैठा और मैंने कहा कि मैं कैबिनेट में प्रपोजल ला रहा हूं ओपन स्काई पॉलिसी, तो आपकी मदद की जरूरत चाहिए। तो उन्होंने कहा यही तो मैं चाहता था और आप लाइए, मदद करें। उसके बाद मुझे मौका मिला उनके साथ एज मंत्री के रूप में भी, जब वो प्रधानमंत्री थे 2004 और 2005 में, और फिर मैं चीफ मिनिस्टर गया। और 2009 से लेकर 2014 तक मैं दोबारा उनके अंडर हेल्थ मिनिस्टर रहा।
एक नॉन इंटरफेयरिंग प्राइम मिनिस्टर थे। बहुत ही अच्छे प्राइम मिनिस्टर होकर भी वो एक अच्छे दोस्त भी थे, भाई के तरह भी बिहेव करते थे, बाप की तरह भी बिहेव करते थे, प्राइम मिनिस्टर की तरह भी बिहेव करते थे। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। अल्लाह से यही दुआ है, भगवान से यही प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी मिसेज को शक्ति दे, उनके बच्चों को शक्ति दे ये सदमा बर्दाश्त करने का। रिसेशन के दौर को भी बड़े अच्छे से बखूबी पूरा संभाला था, वो चीजें भी चल रही है। प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री का भी ट्वीट उनके लिए आया है। आपने भी कहा कि सब क्रिटिक उनकी तारीफ जो है वो करते हैं, तो एक प्रतिक्रिया नहीं, उनकी एक खास तौर से कि जो उनके क्रिटिक हैं वो भी उनकी तारीफ करते हैं। उसके दो कारण हैं। एक तो एक ऐसे समय पे उन्होंने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लाया कि जब देश, पूरी दुनिया नीचे जा रही थी और हिंदुस्तान ऊपर उठ गया था, और तब से पीछे भारत ने नाम नहीं लिया जाने। सब प्रधानमंत्रियों ने उसको, चाहे वो कांग्रेस के थे या नहीं थे या आज के प्रधानमंत्री थे, उसको आगे चला रहे। और दूसरी, वो किसी के खिलाफ नहीं बोलते थे, वो की निंदा नहीं करते से जरूरत, पर्सनल किसी की पर टिप्पणी नहीं करते थे। और एक नॉन इंटरफियरिंग प्राइम मिनिस्टर, खामखा किसी के काम में इंटरफियर नहीं करते थे, संगठन में भी और सरकार में भी नहीं, और ब्यूरोक्रेसी लेवल पे भी। तो उस तरह के पीपल फ्रेंडली, कैबिनेट फ्रेंडली प्राइम मिनिस्टर मिलना बहुत मुश्किल है। तो गुलाम नबी आज़ाद को सुन रहे थे आप, जो कि पूर्व कांग्रेस नेता रहे, और उन्होंने भी उनको याद करते हुए अपने वक्त को बताया, किस तरह से उनके साथ का वक्त उन्होंने बिताया। तो 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत यानी कि पंजाब, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां पर उनका जन्म हुआ था। पंजाब में शिक्षा ली। और इस बीच हमारे साथ मुकेश नायक जी, अध्यक्ष मीडिया विभाग, कांग्रेस मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं। मुकेश नायक जी, बेहद बड़ी ये क्षति है देश के लिए, अपूरणीय क्षति है। कैसे याद करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को? सही मायने में मनमोहन सिंह जी आधुनिक भारत के निर्माता हैं। भारत के असंख्य उपभोक्ताओं के लिए विश्व के बाजार को खोलने का श्रेय उनको जाता है। एक समय था जब हमने स्वयं देखा कि हमारे देश में केवल फिएट एम्बेसडर कार होती थी, देश में केवल लैम्ब्रेटा और वेस्पा और राजदूत मोटरसाइकिल होती थी। और हमको जब लोग ये बताते थे कि अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के देशों में अगर कोई गाड़ी आपको चाहिए तो उसकी ट्रायल घर पे आकर लोग देते हैं। आज भारत में वो जमाना आया, इसका श्रेय मनमोहन सिंह को जाता है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, आर्थिक उदारीकरण के लिए, भारत का बाजार पूरे विश्व के लिए खोलने के लिए, और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, चौथे नंबर की भारत को बनाने का क्रेडिट उनको जाता है। और आजादी के बाद अगर किसी नेता का सबसे निर्णायक, सबसे बहुमूल्य योगदान भारत, आधुनिक भारत के निर्माण में जाता है तो वो है मनमोहन सिंह जी का। एक समय था जब वो प्रधानमंत्री थे तो पूरी दुनिया आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही थी और भारत की अर्थव्यवस्था 9%, भारत की 9% के रेशियो से आगे बढ़ रही थी। एक महान नेता का निधन हुआ है। पूरे देश को आज कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए।
और उनके अमूल्य अवदान को कभी भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मुकेश नायक जी, एक बात और भी इसमें मैं जोड़ना चाहता हूं कि बतौर राजनेता से ज्यादा उनकी जो पहचान रही है वो इकोनॉमिस्ट के तौर पर रही है, बतौर आर्थिक जो एक उद्धार कह लीजिए उसकी दिशा में काम करने के नेता के तौर पर रही है। एक राजनेता के तौर पर उनकी छवि कम ही देखने को मिलती है। ऐसे में उनकी राजनीति करने का जो तरीका था और आज की जो राजनीति है, कैसे इसमें अंतर देखते हैं? देखिए, वो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ थे और वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री बनने के पहले 2 बार केंद्र शासन में भारत के आर्थिक सलाहकार के रूप में उन्होंने काम किया और रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में उन्होंने काम किया, वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया। एक सिलसिले से अनुभव लेते हुए आगे बढ़े और भारत को विश्व के शिखर पर ले जाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। बिल्कुल, लेकिन आज की जो राजनीति होती है और उस वक्त की जो राजनीति थी, किस तरह का अंतर आप देखते हैं? साथ ही साथ जो उनकी शैली रही है काम करने की, कभी कोई ऐसा मौका आपको पड़ा हो कि कोई उनसे संवाद हो पाया हो या उनके बारे में कोई ऐसी बात आपने सुनी हो जो आप शेयर करना चाहते हो? मैं कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकता, एक समय ऐसा था जब वो किसी पद पे नहीं थे, हम एक प्रतिनिधि मंडल लेके उनसे मिलने के लिए गए थे, तो उनके पास एक फिएट गाड़ी थी जी, और वो गाड़ी स्टार्ट होना बंद हो गई। अचानक उसका इंजन बंद हो गया, वो गाड़ी से नीचे उतरे और ड्राइवर से उन्होंने पूछा, तो ड्राइवर ने कहा कि इसको धक्का देना पड़ेगा। इसी बीच में हम 4-5 लोगों के साथ पहुंचे तो हमने ये देखा कि मनमोहन सिंह और दरवाजे में खड़ा एक चौकीदार फिएट गाड़ी को धक्का दे रहे हैं स्टार्ट करने के लिए। हम 4-5 लोग पहुंचे दौड़कर, तो मनमोहन सिंह जी ने कहा नहीं हो जाएगी, कोई बात नहीं, हो जाएगी स्टार्ट। हम लोगों ने धक्का दिया, वो गाड़ी स्टार्ट की। डाउन टू अर्थ, इतने जमीन से जुड़े हैं ईमानदार नेता। देखिए, इस देश को, समाज को ईमानदार पंच, ईमानदार सरपंच, ईमानदार विधायक, ईमानदार सांसद, ईमानदार मंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री ही आगे बढ़ा सकता है। और आज भारत में जो राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन आया है वो खरीद फरोख्त का है, वो लाभ और हानि का लेखा जोखा लगा के दल बदल का है और इस देश को लूटने वाले लोग आज देश पर शासन कर रहे हैं। मनमोहन सिंह वो नेता थे जिन्होंने अपने त्याग, अपनी साधना, अपने अनुभव का पूरा लाभ इस देश को दिया और इस देश को आगे बढ़ाने में उनकी निर्णायक भूमिका रही। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जिस तरह की उनकी उपलब्धियां रही है वो हमेशा से ही हमें याद रहेगी और शायद एक ये कारण था, एक मील का पत्थर था उनका जो योगदान था, जिसकी वजह से भारत इतनी दूर तक पहुंच पाया है। जो एक बेस था ये शायद उनका ही दिया हुआ था, जिसकी वजह से वैश्विक तौर पर, आर्थिक तौर पर हम उन्नति उतनी कर पाए हैं, क्योंकि जब तक वैश्विक प्रगति के लिए वो दरवाजे नहीं खोलते तो शायद आज ना ही हमारे पास सूचना प्रौद्योगिकी होती, ना बैंकिंग होती और ना ही और कोई आधुनिक चीजों में हम आगे बढ़ पाते। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश जी, और अपनी बात रखने के लिए, अपनी संवेदनाएं साझा करने के लिए। और इस बीच चौधरी राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। चौधरी राकेश सिंह जी, बेहद दुखद ये खबर आई है और बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कोई इतनी बड़ी शख्सियत हमारे बीच से गुजर जाए, इस तरह से निकल जाए, और उनको कैसे आप याद करेंगे? क्योंकि आप लोग तो ऐसे लोग रहे हैं जो संगठन के अंदर उनके साथ काम कर चुके हैं। कैसे उनके इस जाने की क्षति को देखते हैं, किस तरह से उनको याद करते हैं? जी नमस्कार। मनमोहन सिंह जी अब दुनिया में नहीं रहे। ये भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के लिए भी एक प्रखर अर्थशास्त्री को खो दिया है। और भारत की जहां तक बात की जाए तो एक प्रखर अर्थशास्त्री होने के साथ साथ एक कुशल प्रधानमंत्री भी रहे। अपनी जबान से कम बोलकर और अपने दिमाग का ज्यादा उपयोग करके उन्होंने जो 10 साल तक भारत में प्रधानमंत्रीशिप किया है वो भी एक अद्वितीय काल था। और नरसिम्हा राव जी के समय जब पूरी दुनिया में बदलाव की दौर प्यार बह रही थी, तब उन्होंने
उदारीकरण को अपनाकर इस देश को बहुत ऊंचे आयाम पे पहुंचाया था। हम बड़े हृदय से और गमगीन हृदय से उनको विदाई देते हैं, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन ये साफ माना जाएगा कि कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने एक कुशल अर्थशास्त्री को भारत के प्रधानमंत्री पद पर बिठालकर देश को अग्रणी भूमिका में ले जाने का काम किया था। हम सब लोग उनके प्रति नतमस्तक हैं और सब लोगों ने बिल्कुल। चौधरी राकेश सिंह जी, लेकिन जैसे उनका जो व्यक्तित्व था उससे जुड़ा कोई संदर्भ अगर आपको याद आ रहा हो इस वक्त, कोई ऐसा संवाद जो आपको लगता है कि इस वक्त आपके जहन में कौन रहा हो? देखिए, बहुत सरल व्यक्तित्व के धनी थे वो। कभी उनके अंदर ये दम्भ नहीं देखा गया है कि वो इतने बड़े अर्थशास्त्री थे। मैं एमएलए रहते हुए भी मेरी उनसे मुलाकातें हुई कई बार, और जब वो वहीं रहते थे इस पे सफदरजंग रोड पर, उस समय भी मैंने उनसे भेंट की है। और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने दिमाग से सब आगे बढ़ाया, बोले कम। उनके विरोधियों ने उनको हमेशा मनमोहन सिंह कह के उनको कमतर आका, लेकिन दुनिया के नक्शे पर भारत को आगे बढ़ाने का काम जो मनमोहन सिंह जी ने किया था वो कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। और उनको, उनकी योग्यता को, उनके किए हुए कामों को भुला पाना इस देश के लिए और हम सब के लिए बहुत ही असंभव काम है। जी, बहुत शुक्रिया चौधरी राकेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए। जाहिर सी बात है उनकी क्षति को पूर्ण करना असंभव है। और इस बीच हमारे साथ छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज जी भी जुड़ चुके हैं। दीपक बैज जी, बेहद दुखद ये खबर निकल कर आई है। एक ऐसा शून्य छोड़कर गए हैं पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह जिसकी पूर्ति करना असंभव है। कैसे उन्हें अपनी संवेदनाएं आप व्यक्त करेंगे, कैसे श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज हम लोग के बीच में नहीं रहना एकदम बहुत ही दुखद घटना है और कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, साथ ही छत्तीसगढ़ के लिए और पूरी देश की जनता के लिए। इसलिए क्योंकि 10 साल उनका कार्यकाल को सफल कार्यकाल माना जाएगा। उन्होंने देश की जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने बिल लाए, कानून बनाए। एक तो उन्होंने जिस तरह से आप कहा जाए कि शिक्षा का अधिकार, देश की जनता के लिए शिक्षा का अधिकार उन्होंने लाए, सूचना के अधिकार उन्होंने लाए, रोजगार गारंटी जैसे कानून उन्होंने बनाए जो आम जनता, गरीब मजदूर के लिए काम आ रहा है। आज उन्होंने भोजन का अधिकार देश की जनता को दिए, किसानों के लिए उन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल बनाए। मतलब इस तरह के उनकी जो कामों को अगर देखा जाए, मैं समझता हूँ कि वो आजीवन याद किया जाएगा। हमारे बीच में भले न रहे, लेकिन उनके काम हमेशा जन जन के बीच में चर्चा और रहेगा। और उनकी सरलता, उनकी सादगी का तो वो मिसाल है। मतलब ऐसे समय में, इतना कठिन दौर में और राजनीति इतने जो अभी आलोचनाओं के बीच में भी इतनी सादगी से रहना, मैं समझता हूँ कि अविरल ही व्यक्ति है। और विषम परिस्थिति में देश को आर्थिक संकट से उन्होंने उभारा है। एक अर्थशास्त्री, जाने माने अर्थशास्त्री, कभी जीडीपी को गिरने नहीं दिए उन्होंने। तो ऐसे अर्थशास्त्री हमारे देश में अब मिल पाना बहुत ही कठिन है। मैं समझता हूँ कि वास्तव में उनका नहीं रहना देश की जनता के लिए बहुत बड़ा अपूर्णीय क्षति है, वो कभी पूरा नहीं किया जा सकता। और साथ ही आपको बता दूं कि मैं सांसद था 14 से 19, तो एक आंदोलन हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे लोकसभा के कैंपस में। तो सादगी के साथ एक जगह बैठे थे, मुझे लगा कि नहीं जाके फोटो तो कम से कम लेना चाहिए सर। मैंने एक जगह गया, उन पास फोटो खींचा, मैंने अपना परिचय दिया, सर मैं छत्तीसगढ़ बस्तर से सांसद हूँ। तो उन्होंने मुस्कुराए, मुंडी हिलाए, हंसते हुए अभी स्वीकार भी किए। मतलब उनकी सरलता को मैंने बहुत करीब से देखा है, वास्तव में यादगार है। मैं तस्वीर भी उनको शेयर किया हूँ, हम लोगों की खींची हुई तस्वीर। वास्तव में बहुत ही अपूर्णीय क्षति है, उसका पूरा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। उनकी कामों को हमेशा सदा सदा याद किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन आज के जो राजनेता है उनसे क्या सीख लेने की जरूरत आप महसूस करते हैं? देखिए, उनके अंदर इतनी सादगी थी और विरोधी जितने भी आलोचना कर ले, वो सिर्फ अपना काम पर ध्यान देते थे, आलोचनाओं पर कभी नहीं। और उन्होंने मतलब सिर्फ खामोशी से उन्होंने देश की जनता के लिए काम किए। ये सबसे बड़ा एक संदेश है आज की परिस्थिति में। मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति मिल पाना
ऐसे व्यक्तित्व को धनी मिल पाना मैं समझता हूं कि आज के परिस्थिति में तो राजनीति में खासकर तो बिल्कुल भी असंभव है। बिल्कुल। दीपक बैद जी, कोई और ऐसा कोई संवाद आप याद कर रहे हो उनको याद करते हुए जो कि आपने कभी सुना हो या आपको याद आ रहा हो? नहीं, बिल्कुल उनको कभी कभार उनका हम लोगों ने टीवी में देखते थे, कभी कभार उनका भाषण जब कभी कभार आते थे विषम परिस्थिति में टीवी में कभी संदेश दे रहा हो देश की जनता के लिए, सादगी के साथ जितना बोलना है उतना बोलते थे। जब चलते थे तो बिल्कुल उनका बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे एकदम चलने में भी सरलता ना, वो सरलता तो बिल्कुल ही मतलब अविरल है, वो यादगार हमेशा रहेगा। और मैंने उनके साथ 2-3 मिनट फोटो खिंचाए, समय उनके साथ बिताए, वो समय तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ कि दोबारा नहीं आ पाएगा और यादगार तस्वीर हम लोग का रहेगा हमेशा के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक बैद जी, अपनी संवेदनाएं हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, पीसीसी चीफ दीपक बैद जी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री को याद कर रहे थे और जिस तरह से उनकी जो सरलता सहजता थी वो हर किसी को छू जाती थी। और शायद यही वजह है कि आज हर कोई, चाहे वो पक्ष हो, विपक्ष हो, आम आदमी हो, हर कोई अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। और लगातार हम आपको अपनी स्क्रीन पर ये दिखा भी रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की है और उनको याद करते हुए उन्होंने उनके बारे में जो बातें लिखी है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो असम से राज्यसभा पहली बार पहुंचे थे, पंजाब से शिक्षा ग्रहण की, देश के वित्त मंत्री रहे, पढ़ाया भी प्रोफेसर के तौर पर, इकोनॉमिस्ट के तौर पर, तो तमाम तरह की उपलब्धियां रही। लेकिन जो कहते हैं कि जो फल से लदा हुआ वृक्ष होता है वो हमेशा झुका होता है, ठीक उसी अंदाज में अपने जीवन को बिताया। किसी बात को लेकर कभी अहंकार नहीं दिखाया, सादगी उतनी ही थी और लोगों से उतना ही संवाद भी करते थे, आत्मीयता के साथ मिलते थे। और जैसा कि तमाम वक्ताओं से अभी हम जुड़े, सभी ने ये बात सामान्य रूप से कही कि उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनका जो व्यक्तित्व का एक पहलू था उसमें महत्वपूर्ण पहलू था उनकी सादगी, उनकी जो सभ्यता है वो। और शायद यही उनको लोगों से जोड़ लेता था। भले ही वो कम बात करते थे, लेकिन एक जो पर्सनैलिटी में उनके ये बातें झलकती थी उससे लोग प्रभावित होते थे। और उनका ज्ञान तो वैसे भी सब ज्ञान के मुरीद तो थे ही, क्योंकि उन्होंने देश की इकोनॉमी को एक नए रास्ते पर लाकर खड़ा किया, देश के लिए आर्थिक दरवाजे खोल दिए, प्रगति के दरवाजे खोल दिए। परमाणु संयंत्र की दिशा में बड़ा कदम उठाना हो, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, सूचना प्रौद्योगिकी हो, राइट टू एजुकेशन हो, मनरेगा जैसी योजना हो, राइट टू इंफॉर्मेशन हो, आरटीआई की बात की जाए, या राइट टू फूड हो, ये तमाम वो बड़े कदम रहे हैं जो उनके कार्यकाल में उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने ये ऐसे बड़े मामलों को लेकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जो कि देश के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहे हैं और इसकी वजह से आज हम उनको याद कर रहे हैं। 92 साल की उम्र और 33 साल का उनका बतौर सांसद का करियर रहा। हालांकि उनके कार्यकाल के दौरान कुछ आरोप भी उन पर लगे, लेकिन आरोपों के इतर जब मीडिया भी उनसे पूछता था तो वो इस बात को लेकर ये कहते थे कि इस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। और उनका एक जो डायलॉग था वो भी बहुत पॉपुलर हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर मैं बोलूँगा तो मैं नहीं बोलूँ ज़्यादा बेटर है, और मैं बहुत सारे सवालों की आबरू रख रहा हूँ, ये आपको भी याद आ रहा होगा। और इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें थी उसको लेकर उनका जो नाम था वो आया, लेकिन उन्होंने चुप्पी साधी, अपने काम से जवाब दिया अपने विरोधियों को, विपक्षियों को, और बताया कि वो क्या कर सकते हैं और क्या उन्होंने किया है। तो उनका ये जो अंदाज था ये भी अपने आप में खास था। और जैसा कि दीपक बैद जी कह रहे थे कि उनकी जो सरलता थी, सजगता थी, वो बहुत मायने रखती है। साथ ही हमारे साथ मुकेश नायक जी जब जुड़े थे, जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, वो भी बता रहे थे कि एक बार उनकी गाड़ी बंद पड़ गई तो धक्का देने के लिए वो खुद उतर गए और धक्का देने लग गए गाड़ी को। तो बताइए, जो इंसान इतनी ऊंचाइयों पर हो, अगर वो इस तरह से जमीन से जुड़ा हो तो उसका व्यक्तित्व किस तरह का होगा, ये सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं। और चूंकि हम तो कभी उनसे मिल नहीं पाए हैं, लेकिन जो लोग मिले हैं, जिनसे उनका संवाद हुआ है, जो उनके नजदीक रहे हैं, उनकी जो प्रतिक्रियाएं आ रही है वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि वो किस कदर जमीन से जुड़े थे, किस कदर उन्होंने अपनी योग्यताओं को हासिल किया था, किस तरह से उन्होंने अपनी भूमिका को ईमानदारी के साथ निभाया था। और आज 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। बेहद दुखद यह खबर आई है। तो 2 बार देश के वो प्रधानमंत्री रहे, 2004 से लेकर 2014 तक। तो मनमोहन सिंह
का जो कार्यकाल रहा है, जो करियर रहा है, वो बहुत लंबा रहा है, बड़ा रहा है। तो राज्यसभा में बतौर विपक्ष के नेता भी भूमिका निभा चुके हैं। 1999 में एक वक्त वो भी आया जब उन्होंने दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा से वो हार गए, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल पूरा किया। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम भी INS 24/7 हरिभूमि के दर्शकों की तरफ से श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।